जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना विद्युत धारा चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। आवेश अगर यहाँ से यहाँ तक चल के आ रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, विद्युत विभव ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत विभव ही कहलाएगा। चलो क्वेश्चन अगला देखो, विद्युत धारा विभवांतर एवं प्रतिरोध की परिभाषा दे, इनके ऐसा ही मात्रक को लिखा। तो पहले विद्युत धारा देख लेते हैं। किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश व्यवस्थित संग्रह में प्रवाह होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। कितना होता है, एम्पियर। आगे देखते हैं विभवांतर, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रा कथी होता है, वोल्ट होता है। चलो प्रतिरोध, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा को प्रवाह हो रहा है, माने उससे होकर जो धारा प्रवाह हो रहा है उसका कथी करता है, विरोध करता है। उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या फिर केवल प्रतिरोध भी कह सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इसका कथन कहने का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। हाँ, तो देखो इसका यह अर्थ है कि चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगने से चालक में 1 एम्पियर धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम बराबर होगा। बात समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं, किसी चालक के सिरों के विभवांतर किस प्रकार बनाया जा सकता है। किसी चालक के सिरों का विभवांतर किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो सिरों का विभवांतर हम सेल या बैटरी के द्वारा जो है ना बनाए रख सकते हैं ना। सेल या बैटरी, सेल क्या होता है, सेल देखोगे तो ये जो है ना आपका अकेला देखने को मिलेगा, लेकिन वही बैटरी देखने को मिलेगा तो इसमें जो है ना जुड़ा रहेगा। यानी सेलों के समूह को हम लोग क्या कर सकते हैं, बैटरी कर सकते हैं। ओके, माने अधिक सेल मिल के हमको ये बैटरी बना देता है। ठीक है, ये सेल जो है ना आपका अकेला रहता है। ओके, चलो ओम का नियम को लिखकर जो है ना व्याख्या करना। तो ओम का नियम I बराबर V/R, यही ना होता है ओम का नियम। तो इसको लिखकर व्याख्या करना है। ओम का नियम कहता है, किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। आरोपित विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। जहाँ भी दो सिरों के बीच का विभवांतर है और R चालक का प्रतिरोध है और I जो है ना चालक का प्रवाहित धारा का मान है। समझ रहे हो। इसका व्यंजक यही है कि इसका व्यंजक का यही मतलब है कि चालक तार में जितना धारा प्रवाहित किया जाएगा, चालक तार के बीचों का विभवांतर उतना ही बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि समानुपाती है। वही विद्युत क्रमानुपाती रहता तो ये बढ़ता, तो ये क्या होता, घटता। बात समझ रहे हो। यानी धारा आप बढ़ाते तो विभवांतर आपका घटता, अगर विद्युत क्रमानुपाती रहता। तो ऐसा होता नहीं है, नियम कहता नहीं है। नियम क्या कहता है, जितना धारा बढ़ेगा उतना विभवांतर क्या होगा, बढ़ेगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़ा कब कहते हैं। देखो उसका शर्त होता है, श्रेणी क्रम में हम कब कहेंगे। देखो सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित हो, परंतु उनके सिरों के बीच के विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होता है। ठीक, आगे देखो समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधकों के मानों के अधिक होता है। अगला, किसी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से हटा दिए जाने पर
बचे हुए प्रतिरोध को प्रभावित होने वाले धारा के शून्य हो जाएगा। चलो 7 नंबर, सबको स्क्रीनशॉट मार के आप लोग फेयर में नोट कर लीजिएगा। किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को पार्श्व यानी समांतर क्रम में जुड़ा कब कहते हैं? तो देखो इसमें जो है ना, जब सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच के विभवांतर होता है परंतु उनके प्रतिरोधकों का मान के अनुसार अलग अलग मान धारा प्रभावित होती है। उसमें सेम था, इसमें अलग अलग। समतुल्य प्रतिरोधों का मान प्रत्येक प्रतिरोधकों के मान के कम होता है। बात समझ रहे हो? प्रत्येक मान के कथी होता है? कम होता है। प्रत्येक प्रतिरोधकों के मान के कम होता है। कोई ज़्यादा रहेगा, कोई कम रहेगा, कोई बेसी रहेगा, कोई कम रहेगा। ओके, इसको इस तरह से हम लोग देखने को मिलता है। ऐसे होता है ना। अच्छा, ये हमारा समतुल्य का जो है सीरीज है। चलो आगे, किसी प्रतिरोधकों का किसी प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिया जाने पर बचे हुए अन्य प्रतिरोधक के धारा प्रवाहित रहेगी। अगर हटा दिया भी जाएगा तो अन्य धारा जो रहेगा बचा हुआ वो प्रवाहित होगा ही। ये बात तो सही है। हम लोग देखते हैं लाइट कटता है बाद में, उसके जस्ट 20 सेकंड 30 सेकंड बाद इधर लाइट कटता है ना। चलो, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों को समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधक के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। जो अभी 1/RQ लिखे हैं वही बात ये कह रहा है। चलो, प्रतिरोध, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? तो प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का विरोध करने का लिए प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। प्रतिरोध तार की लंबाई, मोटाई और ताप पर निर्भर करती है। समझ रहे हो? चलो, चालक और विरोध रोधी पदार्थ में क्या अंतर है? तो चालक में होता है कि उसमें प्रतिरोध कम होता है और विरोध रोधी में जो है ना प्रतिरोध ज़्यादा होता है। मतलब चालक में प्रवाह जो है विद्युत धारा ज़्यादा करेगा और विरोध रोधी में प्रवाह जो है विद्युत धारा कम करेगा। यही ना करेगा। जैसे अगर ज़्यादा चालक का है तो चांदी, तांबा, और ज़्यादा विरोध रोधी का है तो रबर, प्लास्टिक। चलो 10 नंबर क्वेश्चन, समान पदार्थ के समान लंबाई तारों में यदि पतला और दूसरा मोटा हो तो इनमें विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रभावित होगा। इन्हें समान विद्युत स्रोत के संयोजित किया जाता है। इसका कारण भी बताएं। देखो, मोटे तार जो होता है ना उसमें जो है ना विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाता है। काहे कि उसमें जो है ना प्रतिरोध जो है ना मोटाई पर निर्भर करेगा। उसमें प्रतिरोध जो है कम लगेगा, धारा धाए 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 जो है ना चला जाएगा। तो इसलिए जितना जो है ना तार मोटा होगा उतना जो है ना प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध कम होगा तो उतना ही आसानी से विद्युत धारा क्या होगा? प्रभावित करेगा। मतलब मान लो कि इधर से हम पानी भेज रहे हैं तो इधर हम दीवार जोड़ दिए, तो इधर दीवार जितना मजबूत होगा उतना ही पानी इधर टिका रहेगा और वही मजबूती कम रहेगा भाई, इसको तोड़ के भाग जाएगा आगे। तो यही बात प्रतिरोध है। बात समझ लो ना। चाहे एक रोड देख लो, एक गुफा, मान लो गुफा, तो एक गुफा जितने मोटा रहेगा उतने आसानी से लोग इस पार से इस पार चल जाएगा। और यही जितना गुफा जो है ना पतला रहेगा उतने सक्सीड होगा। मतलब पूरा जो है ना सका जो है ना पूरा पसीना निकाल देगा। चलो 11, यदि विद्युत के अव्यय, किसी विद्युत के अव्यय दो सिरों के बीच के विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है तो उस अवयव से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? देखो, यदि किसी नियत प्रतिरोध है, ठीक है, उस पर ओम का नियम से अगर अवयव में प्रभावित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है ना, तो विभवांतर जो है ना क्या होता है? आधा करने पर धारा भी आधा हो जाता है। बात समझ रहे हो? चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो, जब 1 ओम तथा 10 के पावर 6 ओम और फिर बी में 1 ओम तथा 10 के पावर 3 ओम तथा 10 के पावर 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो उनके समतुल्य
संबंध से क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो एक में तुल्य प्रतिरोध 1 ओम से क्या होगा, कम होगा। 2 में तुल्य प्रतिरोध 1 ओम से क्या होगा, कम होगा। बात समझ लो। चलो आगे। 2 वोल्ट के 4 सेल से बनी एक बैटरी 5 ओम, 8 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधकों के साथ दाब कुंजी पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इसका इसका परिपथ आरेख खींचिए। तो इसको जो है ना हमको आरेख खींचना होगा ना। तो चलो इसका आरेख खींचते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये देखना होगा कि आपको कितना वोल्ट का सेल है। 2 वोल्ट गुने 4 इजकल टू कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। ये 8 वोल्ट का हो गया आपका। अब देखो 3 गो जो है ना प्रतिरोध लगाया गया है, 5, 8 और 5, 8 कितना है जी, एक मिनट देख लेते हैं। 5, 8 और 10। तो यहाँ पे देखो हमारा तो कितना वोल्ट हो गया, 8 वोल्ट हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सेल लगा देते हैं। 4 गो सेल है जी बच्चों, 4 माने 2 वोल्ट का था तो 4 गुने 2 यानी 8 वोल्ट हो जाएगा। तो चलो, तो 8 वोल्ट का एक जो है ना हम लोग बैटरी बना लेते हैं। तीन, चलो एक प्लस ले लो, एक माइनस ले लो। ओके, चलो एक प्लस ले लेते हैं, एक माइनस ले लेते हैं और एक दाब कुंजी भी बना देते हैं। चलो सबसे पहले देखो 5 वोल्ट 5 ओम का था तो इसको 5 ओम, 8 ओम का था 10 ओम का हो गया। तो 5 ओम का जो है ना पहले यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे 8 ओम का लगा दो और यहाँ पे जो है ना आप 10 ओम का लगा दो। हो गया। तो ये जो है ना आपका एक आरेख, ये जो है ना आपका आरेख बन के रेडी हो गया। आरेख बन के क्या हो गया बच्चों, रेडी हो गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखते हैं। ओके बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। तो देखो इसका सीधी सीधी लाभ यही है कि अगर किसी कारणवश से विद्युत परिपथ क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो वह परिपथ में धारा प्रवाहित होती रहेगी, यानी वह विद्युत युक्ति काम करता रहेगा। बस यही फायदा है। चलो आगे। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा क्यों उत्पन्न होता है। तो देखो उसमें जो है ना जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चलते हैं यानी गति करते हैं, तो वो आपस में धन आयन आवेश से टकराते रहते हैं और उन्हीं टकराव के कारण परिपथ में क्या होता है, ऊष्मा का उत्पन्न होता है। चलो यानी अगर हम लोग देखें तो नाभिक में तो हमारा ये न्यूट्रॉनवा है ना, Np। इलेक्ट्रॉनवा जो है ना अपने अक्ष पर घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। जब चक्कर लगाएगा तो ये जरूर टकराएगा धन आयन से। जब टकराएगा तो वही जो है क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। तो देखो पहला कारक है परिपथ में प्रवाहित धारा I पर। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है कि कितना आप धारा जो है ना क्या करते हैं, भेजते हैं। दूसरा का चालक में पदार्थ के प्रतिरोध पर, अगर ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो कम धारा जाएगा, कम प्रतिरोध रहेगा तो ज़्यादा धारा जाएगा, इस पर भी निर्भर करता है। प्रवाहित धारा में होने वाली धारा के समय यानी टाइम पर भी जो है निर्भर करता है। उसके बाद प्रतिरोध में दिए गए विभवांतर पर भी निर्भर करता है। तो ये जो है ना आपका टोटली हो गया। आगे 17 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी जूल के नियम क्या है।
जूल के नियम पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल जो था वो क्या करता है, 3 गो नियम देता है। कहो 3 गो नियम देता है, ऊष्मीय प्रभाव पर 3 गो नियम देता है। पहला नियम उसका क्या कहता है कि किसी निश्चित समय में, बात समझो, निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिणाम यानी U का मान जो है ना विद्युत धारा के I वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। I वर्ग के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। दूसरा का क्या दिया था कि किसी निश्चित प्रबलता के विद्युत धारा I निश्चित समय यानी T में उत्पन्न ऊष्मा के परिणाम के चालक के प्रतिरोधों के क्या होता है, समानुपाती होता है। आगे बोला था किसी दिए गए चालक में एक ही प्रबलता की धारा विभिन्न समय तक प्रभावित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम विद्युत धारा के समय के समानुपाती होता है। ये 3 नियम दिया था। ठीक है, आगे देखो, आगे कहता है इस सब को जो है ना हम प्रूफ किए हुए हैं, जाकर देख लेना। इसमें प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें देखो विद्युत ताप युक्तियों के मूल सिद्धांत क्या है। देखो इसका मूल सिद्धांत यही होता है कि यह जो है ना विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कर ऊष्मीय ऊर्जा यानी घरेलू उपकरणों में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बात समझे, इसमें जो है ना तापन अवयव होता है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को कहाँ बदल देता है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। बात समझ हो ना। आगे देखो विद्युत तापन युक्तियों में जैसे ब्रेड टोस्टरों तथा विद्युत स्त्री तापन अवयव शुद्ध धातु न होकर बनकर मिश्र धातु को क्यों बनाए जाते हैं। तो देखो मिश्र धातु के इसलिए बनाया जाता है कि इसका जो है ना तापन अवयव प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है। इस तापन अवयव का मतलब इस चीज़ का जो है ना, इस धातु का जो है ना तापन प्रतिरोधकता क्या होता है, बहुत अधिक होता है, जिसमें कम धारा भी प्रभावित किया जाए तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा अधिक उत्पन्न होता है और इसका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। इसलिए इसका जो है ना उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। किसी विद्युत हीटर में परिपथ में जुड़ा चालक तार क्यों तप्त नहीं होता है जबकि उसका तापन अवयव तप्त हो जाता है ना। तो देखो परिपथ में जुड़ा तार कम प्रतिरोधकता वाले होता है, जैसे तांबा का तार प्रायः जो होता है जिस तप्त नहीं होता है जबकि तापन अवयव बहुत अधिक प्रतिरोधकता होता है, जैसे नाइक्रोम के तार उत्तप्त होते हैं। बात समझ लो। आगे विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं। फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है, ताकि जो है ना हमारा जितना भी जो है ना सामान सब हम जोड़े हुए हैं, शॉर्ट सर्किट लगे तो हमारा सामान जो है ना सुरक्षित बच जाए, इसलिए लगाया जाता है। जैसे ही देखो मान लो कि फ्यूज इसलिए लगाया जाता है कि जैसे मान लो कि हम बोर्ड से जो है सारा कनेक्शन जोड़े हुए, अब जैसे जो है ना ज़्यादा धारा प्रभावित होगा तो धारा इसमें ज़्यादा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सब ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन हम फ्यूजवा लगा दिए तो फ्यूजवा भड़ाम दिन उड़ जाएगा तो धारा प्रवाहित होना बंद हो गए। इस प्रकार ये सामग्री जो है ना सब बच जाएगा, इसलिए हम लोग लगाते हैं। आगे फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखो फ्यूज की क्षमता से हम ये समझेंगे कि जैसे मान लो कि हम 8 एम्पियर का जो है ना एक फ्यूज लगा, तो उसमें जो है ना धारा का प्रबलता 8 एम्पियर से अगर जैसे बढ़ता है, जैसे 9 एम्पियर हो गया तो 2.5 दिन जो है वो क्या होगा, गल जाएगा। क्या हो जाएगा, गल जाएगा। बात समझ रहे हो। 8 एम्पियर का तुम फ्यूज लगाया तो 8 एम्पियर पर ही जो है ना रुकेगा, जैसे जो है ना 8.1 एम्पियर होता है 2.5 दिन गल जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, प्रबलता है, फ्यूज की क्षमता है, प्रबलता भी कह सकते हो। चलो यदि एक एमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी कुंडली के जाल जाने का खतरा क्यों होता है, बताओ। तो देखो सबसे पहले ये बात ध्यान रखो कि अगर हम कम प्रतिरोध वाले युक्ति में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना तो एमीटर जो है ना कम प्रतिरोधकता होती है, एमीटर जो है ना कम प्रतिरोधकता होती है, जिससे अधिकतर
धारा जो है ना एमीटर से होकर प्रभावित होगी, जिससे एमीटर की कुंडली अत्यधिक ऊष्मा पाकर जल जाने का खतरा बढ़ जाता है, जल जाने का खतरा बढ़ जाता है। चलो आगे देखते हैं दीर्घ। आगे आप तो दीर्घ जो है ना अगले वीडियो में जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है ना हम लोग क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।